वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। कल के टेस्ट में जो है करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन अपन ने कवर किए थे। अब 21 से लेकर इसमें हम 40 तक कवर करेंगे 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा, जैसे 58 नंबर का टेस्ट है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह किस भाषा की पुस्तक है? ठीक है। और बानो मुश्ताक की पुस्तक है ये, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भारती ने। और ये मूल जो है इसका वो कन्नड़ है। बी है इसका आंसर। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है बानो मुश्ताक के हार्ट लैम्प को मिला है, जिसे दीपा भारती ने कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवादित किया है। यह कन्नड़ में लिखी गई पहली ऐसी पुस्तक है जिसने पुरस्कार जीता है। यह संग्रह दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं के जीवन की कहानियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। सामंथा हार्वे का संबंध निम्न में से किस देश से है? ठीक है, यह है बुकर प्राइज 2024 का, वो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। क्या नाम है इनका? सामंथा हार्वे। ठीक है, और ये जो हैं ब्रिटेन की हैं। ठीक है, ब्रिटिश लेखिका हैं। बी है इसका आंसर। प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। ऑर्बिटल बुकर पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है। ठीक है, और वर्ष 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद सामंथा हार्वे बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए? ये भारत में राकेश शर्मा के बाद दूसरे इंडियन हैं, दूसरे भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से होकर आए हैं। 18 दिन बिताए इन्होंने। सी है इसका आंसर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, 26 में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने 18 दिन के मिशन के बाद वो 15 जुलाई 2025 को धरती पर वापस लौटे थे। वे एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए जो गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। गगनयान मिशन भारत का मिशन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने 3 सहयोगियों के साथ किस अंतरिक्ष यान से धरती पर वापस लौटे? अपोलो 11 अंतरिक्ष यान नहीं है। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान नहीं है। तियानवेन 1 तो चाइना का है, ये भी नहीं है। ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान। बी है इसका आंसर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का मिशन ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान के कैलिफोर्निया तट पर उतरने के साथ समाप्त हो गया। तो नाम क्या है? ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस एक्स कैप्सूल में अपने मिशन के बाद मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी। उन्होंने अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे 608 दिन। डी है इसका आंसर। ठीक है, ये हैं इनके पार्टनर वुच विलमोर। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अपने मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में 608 दिन बिताए। एग्जैक्ट नंबर में याद रखिएगा।
और स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक लाने ले जाने का काम किया। 2 थे ये, सुनीता विलियम्स और इनके साथी बुच बिलमोर। नंबर 26 है, हाल ही में पंजाब भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पंजाब के मैदान मुख्य रूप से किस नदी तंत्र द्वारा जल निकासित होते हैं? बताइए, गंगा, रामगंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? पंचनद, 5 नदों की भूमि है ये पंजाब, ठीक है। उन 5 नदियों की जो मुख्य नदी है वो है सिंधु नदी, ठीक है। डी है इसका आंसर। रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चिनाब, ठीक है। ये 5 सहायक नदियां हैं सिंधु की। डी है यहाँ पर। देखिए, पंजाब के मैदान मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र द्वारा जल निकासित होते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती पठार से मानसरोवर झील के पास होता है। यह नदी पाकिस्तान से होकर बहती है, अंततः अरब सागर में मिल जाती है। पंजाब, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों को संदर्भित करता है या करती है। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 27, सुनीता विलियम्स 2025 में स्पेस एक्स के किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस आई थी अपने साथी बुच बिलमोर के साथ? देखिए, पहले लोग आने वाले थे बोइंग स्टारलाइनर से, लेकिन इसमें तकनीकी खराबी आ गई तो टल गया इनका पृथ्वी पर आना। फिर ये वापस आए क्रू ड्रैगन से। सी है इसका आंसर। ROAR में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन। देखिए, सुनीता विलियम्स 2025 में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस आई थी। उन्हें पहले बोइंग स्टारलाइनर से लौटना था, लेकिन यान में खराबी के कारण उनकी वापसी को टाल दिया गया। इसके बजाय स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया। क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे। ये हैं सूची 1 में नौसैनिक अभ्यास का नाम और सूची 2 में संबंधित देश। किन 2 देशों के बीच वो होता होगा? ऑस इंडेक्स, सिम्बैक्स, समुद्र शक्ति और स्लिनेक्स, ठीक है। इनके नाम में ही देश का नाम छुपा है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के नाम में। ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया और एक्सरसाइज, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो गई। सिम्बैक्स, सिम्बैक्स यानी S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया, M मैरीटाइम, B बाइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, तो बी का हो गया 4। समुद्र शक्ति है भारत इंडोनेशिया के बीच में। और स्लिनेक्स श्रीलंका, SL श्रीलंका, I फॉर इंडिया, N नेवल एक्सरसाइज, तो स्लिनेक्स हो गया भारत और श्रीलंका के बीच में। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, यही बन रहा है, ठीक है। नौसैनिक अभ्यास और यह संबंधित देश। ऑस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सिम्बैक्स भारत सिंगापुर, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाडा को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए? और 32वें बिहारी पुरस्कार के बाद ना 33वां मिला है अभी तक, ना 34वां मिला है। के बिड़ला फाउंडेशन ही व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान भी देता है। और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है माधव हाडा को और उनकी कृति का नाम है पंचरंग चोला पहर सखीरी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, लेखक माधव हाडा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी लाल के नाम पर यह पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में एक लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है। और इसमें 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। संस्थापना इस पुरस्कार की 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में हुई घोषणाओं के बाद वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं? देखिए, पहले 6 थी, अक्टूबर 2024 के बाद 5 और ऐड की गई, तो वर्तमान में भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनमें पाली है, बंगाली है, असमिया है, मराठी भी है, प्राकृत भी है। ये नई की नई पांचों हैं, तो सारा ही हो जाएगा। किसमें सारा 1 2 3 4 5 नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए, वर्ष 2024 में हुई घोषणाओं के बाद भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पहली 6 भाषाओं को देखें तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया थी, जिनको यह दर्जा मिला था। बाद में अक्टूबर 2024 में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत, असमिया। तो वर्तमान में इनकी सूची कितनी हो गई? 11। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली याद रखना। अब प्रश्न अगर ऐसे पूछ ले तो वर्ष 2024 में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली 5 भाषाओं में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है? पहले तो 6 थी जिनको दर्जा मिला, बाद में 5 को और दर्जा दिया गया अक्टूबर 2024 में। तो कौन सी है इनमें? उन 5 में शामिल जो बाद में जोड़ी गई? मैथिली नहीं है, गुजराती नहीं है, उर्दू नहीं है, वो तो मराठी है, पाली प्राकृत है, बंगाली है। ठीक है। मराठी 2024 में भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली 5 भाषाओं में से एक थी। शास्त्रीय भाषा यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राचीनता तथा साहित्य और संस्कृति की समृद्ध विरासत जैसे सख्त मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। अक्टूबर 2024 में मराठी उन भाषाओं में शामिल हो गई जिन्हें पहले यह दर्जा प्राप्त हो चुका है, और मराठी के साथ साथ शामिल हुई प्राकृत भी, पाली भी, असमिया भी, बंगाली भी। तो वर्तमान में दर्जा 11 भाषाओं के पास है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। 32वां प्रश्न है, 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ये चीन में हुई। अभी प्रधानमंत्री गए थे चीन के तियानजिन में, बी है इसका आंसर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में और इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग में। अच्छा, भारतीय पहल है, इसकी शुरुआत किसने की है? भारतीय पहल की शुरुआत नाबार्ड ने नहीं की, नीति आयोग ने नहीं की, RBI ने नहीं की, एपेडा ने की है। बी है इसका आंसर। एपेडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। इसने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को सशक्त बनाने और स्टार्टअप में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय पहल की शुरुआत की है। ठीक है। भारतीय का फुल फॉर्म भी है यहाँ पर, भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, भारत में कृषि खाद्य स्टार्टअप को सशक्त बनाना और निर्यात को बढ़ाना। प्रश्न ऐसे ही पूछा सकता है, हाल ही में भारतीय पहल की शुरुआत की गई, किससे संबंधित है ये? ठीक है, तो कृषि खाद्य स्टार्टअप को सशक्त बनाना और निर्यात को बढ़ावा देने से। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? सर्वोच्च न्यायालय की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? कानून बनाकर संसद। ठीक है, हमारी पार्लियामेंट। और वर्तमान में जो है कॉलेजियम से 2 नए आए हैं न्यायाधीश, तो 34 है संख्या, सितंबर 2025 तक।
कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। एक अनुच्छेद 124 है, इसको याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं जो अन्य न्यायाधीश हैं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में, उनके परामर्श से किए जाने का उल्लेख है इस अनुच्छेद 124 में। पैंतीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन है यहाँ पर, कथन एक कथन दो। कथन एक कहता है कि भूजल और भूमि जल स्रोतों में परिवर्तन से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है। कथन दो क्या है? अगर इसको हम कारण मान के चलें, क्योंकि वर्ष 1880 से अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। देखिए बिल्कुल पहला तो सही है, और कारण भी तो इसका ठीक ही है। भूजल और भूमि जल स्रोतों में परिवर्तन से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि वर्ष 1880 से अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ चुका है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों। तो कथन एक और कथन दो दोनों सही है, और कथन दो कथन एक की व्याख्या भी कर रहा है। समुद्र जल स्तर में वृद्धि कारण क्या है? वर्ष 2005 से वर्ष 2013 के बीच पिघलते ग्लेशियरों का एसएलआर में तापीय विस्तार की तुलना में लगभग 2 गुना योगदान रहा। ठीक है। ग्रीनलैंड के हिमावरण की हानि में 7 गुना वृद्धि हुई। भूजल और भूमि जल स्रोतों में परिवर्तन से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। वर्ष 1880 से अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 21 से 24 सेंटीमीटर बढ़ चुका है, और हिंद महासागर में एसएलआर 3.3 मिलीमीटर प्रति वर्ष है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। कितना होना चाहिए था? 3.2 मिलीमीटर, इससे भी अधिक है। ठीक है। जल स्तर में वृद्धि, ठीक है। एसएलआर मतलब जल स्तर में वृद्धि। 36वां प्रश्न क्या है? एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ठीक है, जो संक्रमण का कारण बन रहा है। देखिए हाल ही में कहाँ पर प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के कई मामले सामने आए हैं, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है। कहाँ पर आए ये मामले सामने? केरल में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, राजस्थान में? ये देखिए पानी, और ये है ब्रेन, और ये है नाक से ऊपर जा रहा है। तो नासिका से जाता है, ये प्रवेश करता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है नासिका से प्रवेश करता है, और कैसे जाएगा शरीर में? ये गंदे पानी में तैरने से। ठीक है। नाक के सहारे चला जाता है मस्तिष्क में ब्रेन ईटिंग अमीबा। केरल में ये मामले सामने आए, ये है इसका आंसर। और पिछले वर्ष भी 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी इससे। केरल में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी पैम के कई मामले सामने आए हैं, जो ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण होने वाला संक्रमण है। ठीक है। ये जो पैम है एक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण है, जो नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा से होता है। यह नासिका मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है, आमतौर पर दूषित जल में तैरने के दौरान, और मस्तिष्क ऊतक को नष्ट कर देता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार आएगा, जो आगे चलकर गर्दन को अकड़ने लगेगा। ठीक है। मस्तिष्क भ्रम, दौरे और कोमा आदि में बदल जाएगा। मृत्यु दर 95% से अधिक है इसमें, जो सामान्यतः संक्रमण के 1 से 5 दिनों के भीतर ही मृत्यु हो सकती है। ठीक है। कोई प्रभावी उपचार उपलब्ध नहीं है। इसे इससे इससे और इससे आदि जैसी दवाओं से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। एक तो एजिथ्रोमाइसिन है इसमें। भारत के अलावा ये बीमारी 20 अन्य देशों में मौजूद है। पिछले वर्ष केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा के 36 मामले सामने आए थे, जिनमें 9 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
अगला प्रश्न क्या है, युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अभी हाल ही में आयोजित हुआ है ये 5-6 दिन पहले, और ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिले में। ए है इसका आंसर। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। वन टाइम पेमेंट है। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसे इजीली अफोर्ड कर सकें। देखिए, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में सैन्य अभ्यास युद्ध कौशल 3.0 आयोजित किया। इसमें पहली बार अश्नि पलटन, जो कि विशेष ड्रोन इकाइयां हैं और अगली पीढ़ी सैन्य युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करती हैं, प्रदर्शित की गईं। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसे पूछ ले तो, भारतीय सेना का अभ्यास युद्ध कौशल 3.0, जिसमें बहुक्षेत्रीय परिचालन तत्परता और उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण का प्रदर्शन किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। ये सी है इसका आंसर। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास संपन्न किया। मुख्य विशेषताएं इसकी, इसमें पारंपरिक युद्ध की अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रोन, मानव रहित प्रणालियां, सटीक हथियार, सुरक्षित संचार और उन्नत रणनीति के साथ जोड़कर बहुक्षेत्रीय ऑपरेशन शामिल हैं। आदिवाणी क्या है, जिसका बीटा संस्करण सरकार ने लॉन्च किया है? भारत सरकार ने लॉन्च किया है आदिवाणी। जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक है क्या? जनजातीय छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, या जनजातीय लोक कलाओं के लिए एक डिजिटल संग्रह, या दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क? लोक कलाओं के लिए नहीं है ये, ठीक है। सामुदायिक रेडियो नेटवर्क नहीं है कुछ। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना भी नहीं है। ये तो एआई संचालित अनुवादक है। भारतीय जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए, सरकार ने आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। यह है जनजातीय भाषाओं के अनुवाद हेतु भारत का पहला एआई आधारित अनुवाद ऐप है। यह हिंदी, अंग्रेजी और 6 जनजातीय भाषाओं के मध्य वक्तव्य या लिखित पाठ का अनुवाद कर सकता है, ठीक है। भीली जनजाति भाषा, मुंडारी जनजाति भाषा, गोंडी जनजाति भाषा, संथाली, कुई और गारो जनजाति भाषा। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों के अनुसार लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? वायनाड को, इंदौर को, भोपाल को या चंडीगढ़ को? लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है 10 लाख और उससे अधिक आबादी में इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। बी है इसका आंसर। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के परिणामों के अनुसार इंदौर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, और गुजरात का अहमदाबाद 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ रहा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ शहर, अब इसमें 3 श्रेणियों में हम देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, और याद भी रखना, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना। देखिए, स्वच्छ एक तो है सुपर स्वच्छ लीग, 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर। सुपर स्वच्छ लीग में इंदौर जो है पहले स्थान पर, ठीक है। सूरत दूसरे स्थान पर, नवी मुंबई तीसरे स्थान पर और विजयवाड़ा चौथे स्थान पर। एक चीज़ तो याद रखनी। दूसरा है 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में नोएडा पहले स्थान पर है। कल प्रश्न आया भी था, कल के टेस्ट में। उसके बाद चंडीगढ़ दूसरा है और मैसूर तीसरा है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गुजरात का अहमदाबाद पहले पर, भोपाल मध्य प्रदेश का दूसरे पर और लखनऊ यूपी का तीसरे पर। इनको याद रखिएगा। ये पहले वाले तो तीनों में याद रखना है। सुपर स्वच्छ लीग में लगातार 8वीं बार 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर में इंदौर पहला, 3 से 10 लाख आबादी वाले में नोएडा पहला और 10 लाख से अधिक आबादी वाले में गुजरात का अहमदाबाद पहला। और सुपर स्वच्छ लीग इंदौर। तो ये 40 प्रश्न हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें क्विज के लिए प्रश्न मिलते हैं डेली 4 से 5। धन्यवाद।